चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का एक नया अध्याय, जहां आपको सभी कानूनों के बारे में समझने के लिए मिलेगा। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या थे, भारत शासन अधिनियम आखिर क्यों लाए गए। पहले सभी एक्ट को, कानूनों को समझने के लिए स्टार्टिंग समझते हैं। आखिर ब्रिटिश कंपनी क्या थी, प्राइवेट कंपनी क्या थी, कैसे जो है कानूनों को लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं, मगर स्टार्टिंग से एक पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। भारत पर कुछ यूरोपियन कंपनियों ने व्यापार करने के लिए काफी वर्षों तक राज किया। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी रही वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जॉन कंपनी भी कहा गया। जी हां, जॉन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम था। एक एक पर्सन, शानदार पर्सन आपको मिलने वाला है। बस जो है धैर्य पूर्वक सारे लेक्चर को समझिए, आखिर क्या है एक एक पॉइंट को समझिए। जो भारत का एरिया था, आपने ध्यान रखना है, भारत के एरिया पर आपका यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ। वे यूरोपियन कंपनी जो भारत में आए, जिन्होंने मसालों का व्यापार किया, काली मिर्च का व्यापार किया। जी हां, सभी जानते हैं कि यूरोप से और आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आए, और उन्होंने जो है इस अटलांटिक महासागर से, उसके बाद हिंद महासागर से, और उसके बाद कालीकट में आए। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम बताइए क्या था। तो एस्तादो दा इंडिया एक पुर्तगाली कंपनी थी जो 1498 ईस्वी में आई थी, जिसकी स्थापना हुई थी एस्तादो दा इंडिया। ये थी एक पुर्तगाली कंपनी। ऐसे ही वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी या वीओसी कंपनी, वो एक डच कंपनी थी। और डच आए थे किस देश से? डच आए थे आपका हॉलैंड से। जी हां, डच आए थे हॉलैंड से। वर्तमान में इसी को, हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। हॉलैंड को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड। सभी कानूनों को समझने के लिए क्या कानून थे, एक रूपरेखा समझनी बहुत अनिवार्य है। आखिर कानूनों को समझने के लिए एक छोटी सी रूपरेखा समझनी बहुत अनिवार्य है। तो पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये भी आपको जो है बेनिफिट देंगे, लाभ देंगे। आखिर ये पॉइंट क्या है? वीओसी किस कंपनी का नाम था? हॉलैंड या नीदरलैंड से आने वाली कंपनी, डच कंपनी का नाम था, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। और एस्तादो दा इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी लंदन में। 1600 ईस्वी में हुई थी, कहां पर? लंदन में। इसी को ही जॉन कंपनी भी कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य नाम बताइए। तो दूसरा नाम था जॉन कंपनी। ऐसे ही डेन ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1616 ईस्वी में आई थी डेनमार्क से। एरो कंपनी द ओरिएंटल कंपनी, ये फ्रांसी कंपनी थी ओरिएंटल, जो 1664 ईस्वी में भारत आई थी। 1664 ईस्वी में कहां पर आई थी? भारत आई थी। तो भारत कैसे कैसे कंपनियों का आगमन हुआ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर सभी कंपनियों से आगे कैसे निकल गई, एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। जी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है, पूरी की पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कानूनों की बात आज करने वाले हैं, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया। तो एक एक पॉइंट को समझने के लिए ये पॉइंट समझने बहुत अनिवार्य है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी वह सन है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। और उस समय लंदन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में उस समय किसका राज था। तो आपने ध्यान रखना है कि भारत में उस समय राजा अकबर का काल था। जी हां, राजा अकबर शासन करते थे। जब व्यापार करने के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की गई थी लंदन में, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे जॉन कंपनी भी कहा जाता है। और एक किस महारानी के काल में स्थापित हुई थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस समय भारत में किसका राज चल रहा था? अकबर का। तो आप ये बात आपने समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है अकबर के नाम का, जी हां, अकबर के नाम का एक पत्र जारी कर दिया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा
कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत जाएगी और अकबर, जी हाँ, वहां के शासक, वहां के राजा अकबर से व्यापार की अनुमति लेगी, क्योंकि 1600 ईस्वी से पहले भारत में कोई व्यापार कर रही है तो एक कंपनी व्यापार कर रही है, वो पुर्तगाली कंपनी है और उसी का ही नाम है एस्तादो दा इंडिया। देखिए सारे फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस कंपनी ने भारत में सबसे अधिक व्यापार किया था। हाल ही में ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो आंसर था एस्तादो दा इंडिया। जी हाँ, एस्तादो दा इंडिया एक पुर्तगाली कंपनी थी। तो सारा का सारा व्यापार, सारे का सारा जो है प्रभुत्व एस्तादो दा इंडिया का ना रहे, ब्रिटिश कंपनी भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए तैयार है और रानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में होती है स्थापना। और तारीख देखिए क्या है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। मगर भारत में स्थापित नहीं हुई थी, स्थापित कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है 1603 ईस्वी में रानी की हो गई मृत्यु। देखिए एस्तादो दा इंडिया के बाद दूसरी कंपनी जो भारत में आई थी, एस्तादो दा इंडिया 1498 के बाद जो दूसरी कंपनी भारत में आई थी वो डच कंपनी थी। वो थी कौन सी कंपनी? डच कंपनी, जिसे वीओसी के नाम से जानते थे, वीओसी के नाम से। ये कंपनी हॉलैंड और नीदरलैंड से आई थी। ये 1602 में आई थी 1602 में। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अवश्य हुई, मगर ये स्थापना लंदन में हुई और इसका आगमन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 1608 में आगमन होगा। 1608 में आगमन होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये ही प्रश्न परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश यूरोपियन कंपनियों को जो है क्रम से लगाइए। तो आपने ध्यान रखना है, पहले एस्तादो दा इंडिया आई, उसके बाद डच कंपनी वीओसी आई और उसके बाद आएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजी शासन की कंपनी है, वो तीसरे नंबर पर आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। होता क्या है, रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी 1603 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और एक लेटर तैयार कर देती है, घोषणा पत्र तैयार कर देती है कि हमारी कंपनी को भारत में व्यापार करने का मौका दिया जाए। और वो पत्र तैयार होता है किस राजा के नाम का? वो पत्र तैयार होता है राजा अकबर के नाम का। मगर रानी की मृत्यु हो जाती है 1603 में। रानी की मृत्यु होती है 1603 में। तब राजा गद्दी पर बैठते हैं जेम्स प्रथम। राजा गद्दी पर बैठते हैं जेम्स प्रथम के काल में ही कैप्टन हॉकिंस को तैयार किया जाता है। बड़े ध्यान समझना, कैप्टन हॉकिंस को तैयार किया जाता है, पहला अंग्रेज जो भारत आया था। अब कैप्टन हॉकिंस, एक जहाज तैयार होता है, जहाज का नाम था हेक्टर व रेड ड्रैगन। जी हां, एक बेड़ा चलता है हेक्टर और रेड ड्रैगन के नाम से। ये एक जहाजी बेड़ा था, हेक्टर व रेड ड्रैगन के नाम से एक जहाजी बेड़ा था, जिसके कैप्टन थे कैप्टन हॉकिंस। और ये जो है जेम्स प्रथम ने अब जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि रानी की मृत्यु हो चुकी थी। मगर अब तक भी जेम्स प्रथम यही सोच रहे हैं कि वहां अकबर का ही काल होगा, अकबर ही गद्दी पर बैठे होंगे। इधर 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो चुकी थी। 1605 में अकबर की भी मृत्यु क्या है, हो चुकी थी। और ये जहाजी बेड़ा हेक्टर के नाम से, रेड ड्रैगन के नाम से ये चलता है भारत की ओर। कैप्टन हॉकिंस जो है ये भी फारसी भाषा बोलने वाले थे। तो आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि सूरत बंदरगाह पर, जी हां, सूरत बंदरगाह गुजरात में, सूरत बंदरगाह पर कैप्टन हॉकिंस जो है इनका जहाज उतरता है। और जैसे ही ये भारत में जिस शासक के दरबार में पहुंचते हैं और इन्होंने मालूम होता है कि ये तो जहांगीर के दरबार में आ गए। किसके दरबार में आ गए? जहांगीर के दरबार में। जी हां, एक एक पॉइंट समझने वाला है। जहांगीर के दरबार में आई थी 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी। किस जहाज से आई थी? हेक्टर व रेड ड्रैगन जहाज से आई थी। किसने भेजा था? किस राजा ने भेजा था? तो जेम्स प्रथम राजा ने भेजा था। मगर यदि ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी क्या जेम्स प्रथम के काल में हुई थी, तो नहीं। उस समय रानी थी एलिजाबेथ प्रथम
उस समय रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। जब 1600 ईस्वी में यह कंपनी स्थापित हुई थी लंदन में, क्या उस समय भारत में जहांगीर का शासन था? नहीं था। उस समय भारत में किसका शासन था? भारत में था अकबर का शासन। बस ये सभी बातें हैं समझने की, बहुत आवश्यक जो है जरूरी बातें हैं। अब जो है 1608 में, जी हां, नंबर तीसरे स्थान पर पहले स्तब्धा इंडिया, उसके बाद वीओसी और तीसरे नंबर पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जॉन कंपनी भी कहा गया, जिसे जॉन कंपनी भी कहा गया। अब ये व्यापार करेगी भारत में, क्या करेगी? जहांगीर से अनुमति लेते हैं, जहांगीर से अनुमति लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन हॉकिंस कि हमें भी व्यापार का मौका दिया जाए, हमें भी व्यापार का मौका दिया जाए। मगर जहांगीर साफ मना कर देता है कि सूरत में आपकी कोई भी व्यापारिक कोठी नहीं खुलेगी, न ही आपको व्यापार की अनुमति होगी। उसके बाद चोरी छिपे मसूलीपट्टनम में, चोरी छिपे मसूलीपट्टनम, बड़े ध्यान समझ लीजिए, मसूलीपट्टनम, इसे पहले मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते थे, आंध्र प्रदेश में। चोरी छिपे आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं अंग्रेज, और मसूलीपट्टनम ही अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी भी थी। आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। जब सूरत में अनुमति नहीं मिली व्यापार करने की, तो मसूलीपट्टनम से व्यापार किया, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अब आपने ये ध्यान रखना है कि दो पक्ष हैं, जी हां, दो पक्ष हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक जो कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, या है कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी, जिसने भारत में केवल व्यापार करना है, जिसने भारत में क्या करना है? केवल व्यापार, और व्यापार का कुछ हिस्सा राजा रानी को देना है। एक एक पॉइंट को समझिए, व्यापार का कुछ हिस्सा किसे देना है? ब्रिटेन के राजा रानी को देना है। ये सब बातें तय की गई थी कि व्यापार का कुछ हिस्सा राजा रानी को देना है, और इसने तो केवल यहां पर व्यापार करना है। और ये भी बात तय हुई थी कि भारतीय राजाओं से कोई युद्ध नहीं लड़ेगी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी बातें तय हुई थी जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौरा किया था भारत का, कि ना तो भारत के साथ में किसी राजा के साथ में कोई युद्ध लड़ना है, केवल हमने व्यापार करना है, और व्यापार का कुछ हिस्सा कमा के अपने राजा रानी को देना है, अपने राजा रानी को देना है। अब देखिए होता क्या है, क्या अपने जो है असूलों पर चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी? नहीं चलेंगे। जी हां, एक एक पॉइंट को समझिए। कंपनी शासन की शुरुआत कैसे होगी? देखिए, सब नियम कानून के साथ चलना था, मगर 1600 ईस्वी से मतलब 1608 ईस्वी से जब इसका आगमन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, 1608 ईस्वी से और प्लासी के युद्ध 1757 से पहले तक सब कार्य ठीक रहे, कंपनी व्यापार करती रही। मगर 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद हालात बिगड़ गए। कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं रही। कंपनी ने भारत के जो है शासन पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। आखिर कैसे जो है ये दो युद्धों के बाद ये कहानी बदली है, एक एक पॉइंट को समझना है। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। और उसी के बाद दोनों युद्धों के बाद होती है एक संधि 1765 में, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। जिसे कहा जाता है किसकी संधि? इलाहाबाद की संधि। बड़े ध्यान समझना, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी और बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी शासन की बागडोर भी संभालते हैं, एक नींव डालते हैं। आखिर कैसी नींव है, बड़े ध्यान से यहां फोकस करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए, जो इलाहाबाद संधि होती है 1765 में, उसमें होता क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिला, और धीरे धीरे यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। जी हां, क्या ब्रिटेन के राजा रानी से यह बात तय हुई थी कि किसी भारतीय राजा से युद्ध करना है? नहीं तय हुई थी। अब ब्रिटेन के जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्राइवेट कर्मचारी थे, जो प्राइवेट अधिकारी थे, राजा रानी से बिना बताए भारतीय राजाओं के साथ युद्ध भी लड़ रहे हैं, और
राजस्व वसूलने के अधिकार भी धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। राजस्व मतलब होता है दीवानी वसूलने के अधिकार भी। जी हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि अंग्रेजों को सबसे पहली बार दीवानी वसूलने के अधिकार, राजस्व वसूलने के अधिकार कब मिले थे और किन एरियो में मिले थे। तो आपने ध्यान रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने के अधिकार मिले इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 ईस्वी के बाद। और यही से जो है एक प्रशासनिक नींव की शुरुआत करी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। और सबसे पहला जो कार्य उन्हें शुरू किया था वो था द्वैध शासन। जी हाँ, जो प्रशासनिक कार्य शुरू किया था वो था द्वैध शासन। आखिर क्या था ये द्वैध शासन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। द्वैध शासन की बातें परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, जिसे डायरकी सिस्टम कहा जाता है, जिसे डायरकी सिस्टम भी कहा जाता है। 1765 ईस्वी इलाहाबाद संधि के अंतर्गत लगा गया था यह द्वैध शासन। यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया था। संधि के फलस्वरूप एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। जी हाँ, द्वैध शासन क्या, आखिर द्वैध शासन क्या था, बड़े ध्यान से आपने समझना है। देखिए, दो विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। जी हाँ, दो विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। बंगाल का द्वैध शासन ये रॉबर्ट क्लाइव के काल में शुरू हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के काल में शुरू हुआ था बंगाल का द्वैध शासन। जहां से कमाई होती थी, जिन साधनों से कमाई होती थी, वे साधन कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, और जहां से कमाई नहीं होती थी, बिना कमाई के साधन वे भारतीय राजाओं को सौंप दिए। रॉबर्ट क्लाइव, जी हां, रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने काफी धन लूटा, भारत से काफी धन लूटा। कंपनी चाहे कंगाल हो गई, मगर धन लूटते चले गए। जितने भी कमाई के साधन थे सब अपने पास रख लिए और बिना कमाई के साधन भारतीय राजाओं को सौंप दिए। तो एक ऐसा शासन की शुरुआत की, ये बंगाल से शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव काफी अमीर हो गया, ठीक है। और बाद में जब पता लगा ब्रिटेन में बैठे राजा रानी ने कि कंपनी को घाटा हो रहा है, उसके अधिकारी अमीर हो गए, आखिर ये क्या हो रहा है भारत में। अब देखिए क्या प्रणाली बदलती है, कैसे कानून आते हैं। अधिकारी, जी हां समझिए, कंपनी के अधिकारी जो है पैसे से सारी जो है मतलब कि उन्होंने धन लूट लिया, मगर राजा रानी को कोई पैसा नहीं दिया। अब ब्रिटेन में बैठे राजा रानी कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करते हैं और कुछ कानून की शुरुआत करते हैं। अब ये कानून क्या है, अब एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम। जी हां, ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी के लिए कि कैसे आपने कानून और नियमों के दायरे में रहकर कार्य करना है, उसके लिए कानून लाती है। और वही कानून कहलाया गया रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ये क्या है, ब्रिटेन के राजा रानी अपनी कंपनी को ही कह रहे हैं कि आप नियमों और कानूनों के तहत कार्य करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत होता क्या है, बड़े बड़े ध्यान से जो है एक एक बात ध्यान रखिए। अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रखे गए। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। 1773 से पहले ब्रिटिश कैबिनेट का ध्यान भारत की ओर नहीं था, मगर जब कंपनी के अधिकारियों ने काफी धन लूटा तब ब्रिटिश कैबिनेट का भी ध्यान भारत की ओर गया और ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कानून लगाया और उसी कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कई बार कि वह कौन सा कानून था जब पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट, जी हां, ब्रिटिश कैबिनेट ने भारतीय मामलों पर ध्यान दिया, तो वो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल का परिचय, इसने बंगाल के गवर्नर के पद को, जी हां, जो बंगाल का गवर्नर का जो पद था, और पद इससे पहले बंगाल के गवर्नर का वो था रॉबर्ट क्लाइव पर,
तो बंगाल के गवर्नर के पद को या कहे रॉबर्ट क्लाइव के पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जी हां, गवर्नर का पद बदल दिया गया, किसमें? गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल में। और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जी हां, इसी कानून के तहत 1774 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए मुख्य यदि पॉइंट देखें तो पॉइंट क्या है? इसी कानून के तहत गवर्नर के पद को समाप्त कर बंगाल की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया। इसी कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कलकत्ता में। और यही रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का कि पहली बार ध्यान आकर्षित हुआ ब्रिटिश कैबिनेट का। जी हां, ब्रिटिश कैबिनेट का। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जितना धन लूटा, तो उसके बाद एक सामान्य क्लर्क के रूप में भारत में आया वारेन हेस्टिंग, उसको जो है कंपनी ने भारत की जिम्मेदारी दी, प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी। मगर बाद में वारेन हेस्टिंग पर भी महाभियोग का मुकदमा चलता है, ठीक है, तो वो भी हमने ध्यान रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगला अधिनियम। देखिए सभी अधिनियम को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं। पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है 1784। उसके बाद का जो कानून था 1773 में आय रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया था। मुख्य ऐसी बातें पढ़नी है जो परीक्षा में पूछी जाती है। कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने बातें। कंपनी अधिकृत प्रदेश, जो पहले कंपनी के अधीन जो है प्रदेश आते थे, इस अधिनियम के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहलाए गए, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहलाए गए। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जी हां, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यही वो कानून है जब व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। आपने ध्यान रखना है कि इसमें दो बोर्डों का गठन हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था राजनीतिक मामलों के लिए, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था व्यापारिक मामलों के लिए। तो एक तो ये प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है। देखिए ये कानून इतने महत्वपूर्ण कानून हैं, यहां से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है यदि कोई भी परीक्षा हो। मगर मुख्य यदि फैक्ट को हम देखें तो एक पॉइंट समझना बहुत आवश्यक है। 2 बोर्ड का गठन हुआ था, एक व्यापारिक मामलों के लिए, एक राजनीतिक मामलों के लिए। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कानून का, वो ध्यान रखना है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था। और ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, जी हां, जो कंपनी अधिकृत प्रदेश थे उनको ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आइए जो है कुछ नया जो है कानून समझते हैं। इसके बाद का चार्टर एक्ट 1793 में क्या होता है। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को जारी रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। जी हां, सबसे पहला कानून चार्टर एक्ट 1793 जिसने कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। कंपनी के अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। अब 1793 के बाद जो कानून आएगा, यहां से प्रश्न आते हैं चार्टर एक्ट 1813 से और चार्टर एक्ट 1833 से। आपने कानून पहले पढ़े होंगे मगर कुछ नए फैक्ट आपको समझने के लिए मिलेंगे। बस यहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या था, बड़े ध्यान समझिए। कंपनी के भारत से सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए ब्रिटिश फ्रांस संघर्ष के कारण। ब्रिटेन में फ्रांस के साथ कुछ व्यापारिक संबंध सही नहीं थे, तो व्यापारिक संबंध
सही नहीं थे, संघर्ष हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो उन संघर्षों को देखते हुए भारत से भी ये कहा गया 1813 के चार्टर एक्ट में कि कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों का अंत कर दो, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों का क्या कर दो, अंत कर दो। और केवल चीन के साथ 20 वर्षों के लिए, चीन के साथ 20 वर्षों के लिए चाय के व्यापार की अनुमति दो, चाय के व्यापार की क्या दो, अनुमति। तो 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि भारत से कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों का तो अंत कर दिया, मगर कंपनी को चाय का व्यापार करने की अनुमति मिली, और चीन के साथ। कहां पर, चीन के साथ। आखिर हुआ क्यों, एक एक पॉइंट को समझिए। 1813 से पहले कंपनी के अधिकारियों को पता लग चुका था कि एक समय ऐसा आएगा जब हमें भारत से जाना पड़ेगा, तो कंपनी के अधिकारी चाय का व्यापार करते रहे ब्रिटेन के राजा रानी को, उनके अधिकारियों का। देखिए बात है 1813 से पहले की बात है। तो चाय की लत पड़ चुकी थी ब्रिटेन के राजा रानी को, उनके अधिकारियों को। और चाय का व्यापार कहां से हो रहा था, चाय का व्यापार हो रहा था चीन से। भारत में रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी चाय का व्यापार कर रहे थे और चीन से कर रहे थे, और ये सारी चाय पहुंचा रहे थे अपने देश, मतलब ब्रिटेन। तो चाय की लत पड़ चुकी थी ब्रिटेन के अधिकारियों को। ये वो समय है, ये वो कानून है 1813 का, जब यहां से कंपनी वाले अपना बोर या बिस्तरा समेटने वाले थे। मगर होता क्या है, सारा खेल आ जाता है चाय को लेकर, सारा खेल आ जाता है किसको लेकर, चाय को लेकर। अब 1813 में सारे व्यापारों का अधिकार अंत होने ही वाला था, और तभी एक फरमान जारी हुआ। फरमान क्या हुआ, ब्रिटेन में जो है अधिकारी थे या ब्रिटेन के राजा रानी थे, कंपनी वालों ने कहा कि यदि हम सारा बोर या बिस्तरा यहां से समेट ले, भारत से वापस आ जाएं, तो फिर ये चाय का व्यापार हम नहीं कर पाएंगे, आपको चाय नहीं पिला पाएंगे, जिसकी लत पड़ चुकी थी वहां के अधिकारियों को, वहां के राजा रानी को। तो इसलिए भारत में रहकर चाय के व्यापार की अनुमति दे दी गई, और कितने वर्षों के लिए दी गई, 20 वर्षों के लिए दे दी गई। तो इस कानून की सबसे बढ़िया जो बात है समझने की, भारत से व्यापारिक अधिकारों का तो अंत हो चुका था, मगर चीन के साथ 20 वर्षों के लिए चाय के व्यापार की क्या मिली थी, अनुमति। इसी कानून के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। देखिए जब भारत में रहना है तो भारतीयों के लिए कुछ करना भी है, तो कंपनी वाले बड़े होशियार थे। इन्होंने क्या किया कि जब भारत में रहना ही है कुछ दिन, तो भारतीय शिक्षा पर क्यों ना 1 लाख रुपए खर्च कर दिए जाए, जिससे भारतीयों के बीच और कंपनियों के अधिकारियों के बीच संबंध अच्छे स्थापित होंगे। ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हुआ और भारतीय सैनिकों पर कानून बनाने के अधिकार मिले। जी हाँ, कानून बनाने के अधिकार मिले। ये सारे पॉइंट जो है पहले बार परीक्षा में आए हुए हैं। ये प्रश्न भी अभी हाल ही में पूछा गया था कि ईसाई मिशनरियों का आगमन कब शुरू हुआ था, किस कानून के बाद, 1813 के चार्टर एक्ट। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना, ये भी इस कानून के तहत, और भारतीय सैनिकों पर कानून बनाने के अधिकार मिले, वो भी कौन सा कानून था, 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद जो कानून आएगा वो 20 वर्षों के बाद आएगा, जो कानून आएगा 20 वर्षों के बाद आएगा। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि सेंट हेलेना अधिनियम इसे कहा गया। जी हाँ, सेंट हेलेना अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 को कहा गया सेंट हेलेना अधिनियम। भारत और चीन से चाय के व्यापारिक अधिकारों का अंत कर दिया गया। जो 20 वर्षों के लिए चीन से भी चाय के जो है अधिकार मिले थे कंपनी को, दोनों को अंत कर दिया गया। भारत से तो पहले ही जो है अधिकार अंत हो गए थे व्यापार के, कंपनी के। अब चीन से भी व्यापारिक अधिकारों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। कंपनी को राजनीतिक अधिकार दिए गए। कंपनी को कौन से अधिकार दिए गए, राजनीतिक अधिकार। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यापारिक अधिकारों को खत्म करके कंपनी को राजनीतिक अधिकार किस कानून में मिले, तो राजनीतिक अधिकार मिले चार्टर एक्ट 1833 में। अर्थात पूरे भारत, संपूर्ण भारत पर राजनीति करने का अधिकार मिला। पहले गवर्नर जनरल का पद कहां था, बंगाल में।
जी हाँ, पहले गवर्नर जनरल का पद कहाँ था? बंगाल में। मगर अब ये जो एक कानून है 1833 का जो चार्टर एक्ट है, ये कंपनी को एक नया सूरज दिखाने वाला है। और नया सूरज क्या दिखाने वाला है कि कंपनी को बंगाल को छोड़कर पूरे भारत का मिल गया राजनीतिक अधिकार। ब्रिटेन के जो राजा रानी थे उन्होंने देखा कि कंपनी में व्यापार करने का गुण तो है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा करते हैं। अब उनको क्यों ना भारत की राजनीति दे दी जाए, भारत की राजनीति सौंप दी जाए। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जी हां, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस कानून के तहत? सेंट हेलेना अधिनियम के तहत। जी हां, सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के तहत। इसी कानून के तहत 1843 में एलिनबरो के समय दास प्रथा, कौन सी प्रथा? दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत हुआ। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान रखने हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का भी अंत किया था। किस प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का भी अंत किया था। मगर 1843 में दास प्रथा का अंत होता है। 1843 में किस प्रथा का अंत होता है? दास प्रथा का अंत होता है। और लॉर्ड मैकाले, जी हां, 1833 में ही राजा रानी के द्वारा लॉर्ड मैकाले को भेजा गया। लॉर्ड मैकाले को भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि राजा रानी ने पता था कि पूरे भारत की राजनीति करनी है, सारे कानून बनाने हैं, विधि का निर्माण करना है। अब ये 1833 एक नया भारत देने वाला है, तो उसी के लिए लॉर्ड मैकाले को भेजा गया। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। और लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में विधि आयोग का गठन किया था। विधि आयोग, जी हां, विधि आयोग वह आयोग था जिसने भारत की दंड संहिता बनाई, इंडियन पिनल कोड बनाया। तो विधि आयोग के गठन के लिए लॉर्ड मैकाले को भेजा गया था भारत में। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनते हैं लॉर्ड मैकाले। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सब बातें समझ रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 की। और विधि आयोग के साथ साथ धारा 87 के तहत भेदभाव का अंत भी किया था लॉर्ड मैकाले ने। आखिर कैसा भेदभाव था? पहले कंपनी के अधिकारी जाति धर्म के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, रंग भेदभाव के आधार पर कुछ भारतीयों को विशेष पद देते थे। जी हां, विशेष पद देते थे। जैसे क्लर्क का कोई पद हो गया, ठीक है, छोटे जो पद थे। मगर अब ये सारा भेदभाव खत्म कर दिया। किसने? लॉर्ड मैकाले ने, धारा 87 के तहत। और एक परीक्षा के तहत, जी हां, परीक्षा के तहत जो है पदों पर नियुक्ति की गई। और वो कौन सी धारा थी? वो थी धारा 87। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझने के लिए मिले हैं। परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि कंपनी को किस वर्ष राजनीतिक अधिकार दिए गए, राजा रानी ने जो है किस अधिनियम के तहत विधि आयोग का एक सदस्य लॉर्ड मैकाले भारत भेजा। तो वो एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। तो उम्मीद है आपने सब समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। यहां से कानून के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। और आइए समझते हैं इसके बाद होता क्या है। 1833 के बाद 20 वर्षों का बाद फिर एक कानून आएगा जिसे नाम दिया गया है चार्टर एक्ट 1853। इसकी क्या बड़ी विशेषताएं हैं? इसी कानून के तहत 1854 में सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत हुई। सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत किस कानून के तहत हुई? चार्टर एक्ट 1853। परीक्षाएं कहां आयोजित हुई? लंदन में। जिसमें उम्र, जी हां, उम्र ये पूछी जा सकती है, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। भारतीयों के लिए उम्र केवल 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ध्यान रखिए, जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी 1864, जी हां, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने परीक्षा पास की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में लंदन में जाकर ये सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 1922 वो सन है जब भारत में इलाहाबाद और दिल्ली में परीक्षा का आयोजन हुआ था। जी हां, 1922 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद और दिल्ली में होने लगा। मगर उससे पहले ये परीक्षा होती थी कहां? लंदन में। देखिए, सिविल सेवा जो परीक्षा पास की थी सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। और आपका
सिविल सेवा परीक्षा सुभाष चंद्र बोस ने पास की, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पास की, और घुड़सवारी में असफल हुए थे मगर फिर भी परीक्षा पास की थी, वे थे अरविंद घोष। में थे कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने भी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो ये कुछ अन्य फैक्ट भी आपने ध्यान रखने हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 अपनी किस विशेषता के लिए जाना गया? सिविल सेवा परीक्षा के लिए जाना गया। जी हां, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जाना गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। अब ये क्या है? देखिए 1853 के बाद 20 वर्षों के बाद एक कानून आना था, और उसके बीच में ही भारत शासन अधिनियम 1858 कानून कैसे आ गया? ध्यान रखिए, 53 के बाद एक घटना घटित हुई, और सभी जानते हैं घटना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक जो है बहुत बड़ी जो है घटना थी भारत के जो है इतिहास में। 1857 की क्रांति, जब मंगल पांडे ने, सभी जानते हैं मंगल पांडे जो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, और उन्हें जो है वे सैनिक थे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन में सैनिक थे। वहां पर गाय की चर्बी से बने कारतूस का विरोध किया। उन्हें फांसी दी गई पश्चिम बंगाल में ही, कलकत्ता में ही बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी दी गई तब मेरठ भी छावनी होती थी। मेरठ से 10 मई 1857 को एक बहुत बड़ा जो है काफिला, बहुत ज्यादा भीड़ चल दी, और किस ओर चली? वो दिल्ली की ओर चली। दिल्ली में लाल किले में बैठे थे अंतिम मुगल सम्राट। जी हां, अंतिम मुगल सम्राट कहे बहादुर शाह जफर द्वितीय। सारी भीड़ बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास गई, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया भारतीयों ने कि हमने जो है अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना है। और जगह जगह क्रांति हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर तात्या टोपे, ऐसे ही बेगम हजरत महल लखनऊ से, मतलब कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। अब इस 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम की क्या क्या विशेषता है, बड़े ध्यान समझिए। भारत शासन अधिनियम 1858 आखिर कहता क्या है? भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। जी हां, ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। अब हो क्या रहा है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझिए। 1608 ईस्वी में कंपनी आती है व्यापार के लिए। मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली थी सबसे पहले। उसके बाद 1757 और 1764 पलासी के युद्ध हुए, जो तय नहीं हो रहे थे कि आप भारतीय राजाओं के साथ में कोई युद्ध करने हैं। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा दीवानी के अधिकार वसूल लिए गए कंपनी के द्वारा। भ्रष्टाचार बहुत अधिक पैमाने पर किया गया। तभी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन के राजा रानी के द्वारा लगाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया। उसके बाद भ्रष्टाचार और जो है अधिक जो है चलता रहा। फिर 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत कर दिया गया और राजनीतिक अधिकार मिले। मगर ये राजनीतिक अधिकार 1833 से 1857 तक रहे। ये आपने ध्यान रखना है। कंपनी के राजनीतिक अधिकार कब से कब तक रहे? जो पद बनाया गया था गवर्नर जनरल का, तो बड़े ध्यान समझिए 1833 से 1857 तक केवल कंपनी को कौन से अधिकार मिले? राजनीतिक अधिकार मिले। वे राजनीतिक अधिकार भी छीनने वाले हैं। जी हाँ, वे राजनीतिक अधिकार भी छीनने वाले हैं, क्योंकि राजा रानी संतुष्ट नहीं हुए कंपनी के कुछ भी कार्य से। जब वो 1857 क्रांति हुई तो क्रांति का सारा जो है, मतलब कि आप जिम्मेदारी जो थी सारी वे ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी गई। ब्रिटिश कंपनी उसमें दोषी मानी गई। ब्रिटेन के राजा रानी ने कहा आप पर तो राजनीति भी नहीं हुई, अब क्या करेंगे राजा रानी? देखो, भारत को छोड़ना भी नहीं है, तो भारत का शासन जो है अब ब्रिटिश कंपनी नहीं करेगी। शासन कौन करेगा? ब्रिटिश ताज करेगा। अब शासन करेंगी राजा रानी। शासन करेंगी कौन? राजा रानी। तो महारानी विक्टोरिया ने एक अधिनियम पास किया, भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। उसमें गवर्नर जनरल का पद अंत कर दिया गया। देखिए होता क्या है, मुगल सम्राट के पद का अंत कर दिया गया। जिस मुगल सम्राट ने बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भारतीयों की मदद करी थी 1857 क्रांति में, उस पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट को पेंशन देते थे अंग्रेज लोग। दिल्ली के लाल किले में मुगल सम्राट बैठते थे, ठीक है, और केवल पेंशन भोगी थे।
पेंशन पर ही अपना जीवन जो है यापन कर रहे थे, मगर 65-70 उम्र की आयु में बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या पता था कि क्या होने वाला है, 88 की क्रांति होने वाली है। जी हाँ, बहुत बुरा अत्याचार हुआ 88 क्रांति में और बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल हुई, उनकी जेल में ही मृत्यु हुई। और अंग्रेजों ने जो ये बाद में अधिनियम लाए कि कोई भी आगे मुगल सम्राट किसी भारतीय की मदद ना कर सके, इसलिए ये जो पद था, जी हाँ, ये जो पद था मुगल सम्राट का, उसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। भारत सचिव तथा भारत परिषद का गठन किया गया। एक तो भारत सचिव के पद का गठन किया गया, ये आपने ध्यान रखना है, और भारत परिषद, जी हाँ, 15 सदस्य ही भारत परिषद का गठन किया गया, जिसे गृह सरकार नाम दिया गया। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिए कि गृह सरकार क्या थी। गृह सरकार जिसमें भारत सचिव का पद था और भारत परिषद का गठन था, दोनों को मिलाकर गृह सरकार कहा गया। वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत स्थापित हुई थी। गवर्नर जनरल, जी हाँ, गवर्नर जनरल देखिए कुछ विद्यार्थियों को नहीं मालूम है कि गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या है। गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या है? गवर्नर जनरल थे कंपनी के अधिकारियों के नाम, और वायसराय, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय के पद का नया पद बनाया गया। और जो वायसराय का पद था वो राजा रानी के बड़े अधिकारी का पद था, राजा रानी के बड़े अधिकारी का पद था। और अब शासन करेगी राजा रानी, अब शासन करेगा ब्रिटिश ताज। अब शासन करेगा कौन? ब्रिटिश ताज। आपने पढ़ा भी होगा कि 88 क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गिड़गिड़ाया राजा रानी के सामने, महारानी विक्टोरिया के सामने, कि मुझसे ही गलती हुई है, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, राज चाहे आप करो, मगर वायसराय भी मुझे ही बनाओ, वायसराय भी मुझे ही बनाओ। इसलिए लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम वायसराय है। भारत का प्रथम वायसराय। ये वायसराय वो पद है जो ब्रिटिश ताज की देन है। जो किसकी देन है? ब्रिटिश ताज की देन है। तो उम्मीद है सारे फैक्ट समझ आए होंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के। और चलिए जो है देखिए कितने इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ आ रहा है। अब अगले अधिनियम देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है? 1861 क्या कहता है? देखिए कानून को बहुत अच्छी तरीके से अब लागू करना है भारत में, क्योंकि शासन है ब्रिटिश ताज का। वो केवल एक रूपरेखा थी 1858 का शासन अधिनियम, अधिक कानून बनते हैं 1861 में। अब एक एक पॉइंट समझिए। इंपीरियल विधान परिषद, जी हाँ, कानून बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। भारत में सबसे पहली बार एक सदनीय व्यवस्था विधान परिषद की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिए। सबसे पहले भारत में एक सदन बनाया गया जिसे इंपीरियल विधान परिषद कहा गया। इसका गठन 1861 में होता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 में होता है। यह सबसे अच्छा पर्सन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहली बार बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। देखिए ब्रिटेन के राजा रानी को 88 की क्रांति में एहसास हो चुका था कि यदि भारत में रहना है, भारत से व्यापार करना है, तो भारतीयों को खुश करना ही पड़ेगा। जो विधान परिषद बनी थी या जो कार्यकारिणी परिषद बनी थी, वहां पर कानून बनाने के लिए भारतीयों की राय लेना बहुत आवश्यक है। उसके लिए भारतीयों को जो है खुश कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, और क्या कर रहे हैं? पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। वायसराय को अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश होता है एक लघु कानून जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है, एक लघु कानून, छोटा कानून। तो अध्यादेश लागू करने की शक्ति वायसराय को मिली थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है किस कानून के तहत? 1861 के तहत। सरकारी विभागों में पोर्टफोलियो प्रणाली, ये अलग जो है इसकी क्लास आएगी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? फिलहाल आपने ध्यान रखना है 1861 के तहत सरकारी विभागों में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एक एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसी के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। पटियाला के राजा, बनारस के राजा सर दिनकर राव को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। वायसराय को अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी गई। 6 माह इसका काल था। और सरकारी विभागों में पोर्टफोलियो प्रणाली, जी हाँ, पोर्टफोलियो प्रणाली, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले अधिनियम पर, अगले कानून पर। अगला कानून है भारत परिषद अधिनियम 1892।
ये परिषद अधिनियम केवल एक पर्सन को लेकर आता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जी हाँ, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये किस कानून के तहत शुरू हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। प्रांतों में विधान परिषद के गठन का दायरा बढ़ाया गया, भारतीयों को भी बजट पर बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया, बजट पर बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो जो काउंसिल एक्ट थे, ये आपने ध्यान रखना है, 1892 का पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। चुनाव का मौका दिया जाता है, नगर पालिकाओं में, विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंटो सुधार 1909 का, यह भी एक काउंसिल अधिनियम था, परिषद अधिनियम था। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि परिषद अधिनियम, जी हाँ, परिषद अधिनियम कौन कौन से थे? जी हाँ, परिषद अधिनियम कौन कौन से थे? तो 1861 का परिषद अधिनियम था, 1892 का परिषद अधिनियम था और 1909 का परिषद अधिनियम था। तो ये 3 परिषद अधिनियम थे, ये भी आपने कहीं नोट कर लेने हैं। अब ये पार्लियामेंटो सुधार क्या कहता है? पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। जी हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। मगर ये पार्लियामेंटो सुधार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लेकर जाना जाता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है और सन है 1909। इसे कहा जाता है एक परिषद अधिनियम। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 क्या कहता है? यहां से क्या प्रश्न आते हैं? द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। पहले एक सदन व्यवस्था बनी थी 1861 में, मगर 2 सदन बनते हैं 1919 अधिनियम में। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। राज्य परिषद एक उच्च सदन बनाया गया जिसमें 60 सदस्य शामिल थे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा एक निम्न सदन बनाया गया जिसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, देखिए, वर्तमान में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का। लोकसभा वर्तमान में निम्न सदन है, मगर पहले भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत इसका कार्यकाल था कितने वर्ष का? केवल 3 वर्ष का। ये आपने ध्यान रखना है। 2 सदन, जैसे हम राज्यसभा लोकसभा कहते हैं, इस राज्यसभा को लोकसभा को पहले राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसके जनक लियोनस कार्टियस थे। जी हाँ, द्वैध शासन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरकी सिस्टम, जिसके 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। जी हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय थे। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत हुई, जिसके जनक है लियोनस कार्टियस, और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम में दिया गया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाया जाए। जी हाँ, ब्रिटिश कानून के जो है अधीन किया जाए। देशी रियासतें स्वतंत्र थी, 565 देशी रियासतें थी। 565 क्या थी? देशी रियासतें। हैदराबाद सबसे बड़ी देशी रियासत थी। बिलवारी मध्य प्रदेश के पास सबसे छोटी देशी रियासत थी। तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि 11 ब्रिटिश प्रांत, ऐसे राज्य जहां अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, 11 ब्रिटिश प्रांत और 565 देशी रियासतों को मिलाकर एक इकाई बना दिया जाए, अर्थात अखिल भारतीय संघ बना दिया जाए। तो ये बार बार पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ बनाने
का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था, मगर ये योजना अंग्रेजों की असफल रही थी। फिर भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जी हाँ 3 सूचियां का निर्माण किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां थी वे उस समय गवर्नर जनरल को दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता मिली, प्रांतों को स्वायत्तता मिली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। देखिए द्वैध शासन जिसके जनक ब्रिटेन के इतिहासकार थे लियोनस कार्टियस, ये पहले प्रांतों में शुरू किया गया, जहां 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित वे विषय थे, आरक्षित वे विषय थे, वे कानून थे जो गवर्नर जनरल या उनके अधिकारियों के पास थे, उनके अधिकारियों के पास थे। वे आरक्षित विषय थे, जैसे आपका कानून व्यवस्था, भू राजस्व, जो कमाई के साधन थे ये कह लीजिए में अंग्रेजों के पास थे। और जो बिना कमाई के साधन थे हस्तांतरित विषय, जैसे शिक्षा, छोटे मेले, में भारत में मंत्रियों के पास थे। ठीक है, तो ऐसे ये द्वैध शासन में बांटा गया था। प्रांतों का द्वैध शासन परीक्षा में आए तो प्रांतों का द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919। यदि केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाए तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। यहां से 3 प्रश्न आते हैं। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रांतों को स्वायत्तता कब मिली, तब आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। दलित वर्ग, महिला वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1937 में दिल्ली में फेडरल न्यायालय स्थापित हुआ था, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है। वो पहले संघीय न्यायालय फेडरल न्यायालय के नाम से बना था। इसी कानून के तहत दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय बना था, मगर वर्तमान में सर्वोच्च है, उस समय नाम था फेडरल, उस समय नाम था फेडरल। फेडरल इसलिए था क्योंकि वो सर्वोच्च नहीं था। उसके बाद भी लंदन की प्रीवी काउंसिल में सुनवाई होती थी। जी हाँ, लंदन की प्रीवी काउंसिल में मामला जाता था फेडरल न्यायालय के बाद भी, इसलिए वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के जो आज तक के सबसे अच्छे प्रश्न हैं, एक तो अखिल भारतीय संघ पूछा जाता है, प्रांतों को स्वायत्तता पूछी जाती है, केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाता है, और महिला वर्ग, दलित वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन पद्धति पूछी जाती है। ये प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी प्रश्नों को समझिए। चलिए समझते हैं आज के लास्ट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आखिर कहता क्या है? देखिए आप जानते हैं और प्रश्न है आपका, आपने पढ़ा भी होगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई थी। लागू क्या हुई थी कि माउंटबेटन योजना के तहत जो है एक प्रस्ताव जारी हुआ था, जहां भारत से दो टुकड़े अलग होने वाले थे। एक जो है शेष भारत और एक पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान एक सिंध का जो क्षेत्र था, और एक इधर जो ये क्षेत्र है पूर्वी बंगाल, जहां पर मुस्लिम लीग का अधिक दबदबा था इन क्षेत्रों में। ये क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए और ये शेष जो है भारत रह गया। ये तय हुआ था 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना में। ये योजना उसके बाद ब्रिटेन की संसद में गई और 18 जुलाई, ये डेट आपने ध्यान रखना है, 18 जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद से ये कानून पास हुआ, माउंटबेटन योजना पास हुई और आखिर में भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश बने। अब भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का कहता है कि इस कानून के तहत भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटेन से भारत सचिव का पद समाप्त करते हुए वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। जी हां, ब्रिटेन से भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन का कोई अधिकार नहीं होगा। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश शासन का कोई अधिकार नहीं होगा, ना ही कोई हस्तक्षेप होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। माउंटबेटन योजना
ब्रिटेन की संसद में से कब पास हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 में पास हुई थी। तो उम्मीद है जितने भी कानून हैं आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नए अध्याय में, और सारे जो आपने पॉइंट है अच्छी तरीके से समझे होंगे। धन्यवाद।